Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So today I am going to start a new topic which is stereochemistry. Okay, which is very important for exam point of view. ओके सो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ना। मतलब इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हो। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नॉलेज होना ही चाहिए। ओके सो फर्स्टली बात करते हैं कि हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से पढ़ेंगे। क्या पूरा डिटेल में पढ़ेंगे? नहीं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मतलब CSIR नेट में, गेट में, या फिर टीफर एग्ज़ाम हो गया, या फिर IIT जाम एग्ज़ाम हो गया है ना, या फिर सेट का एग्ज़ाम हो गया। इनमें किस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। और बाकी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो भी इसके अंदर जो भी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, अगर कोई भी हमें कंपाउंड दिया गया है और उसमें एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका 3D में अरेंजमेंट को देखेंगे, है ना। अगर कोई भी कंपाउंड में कोई एटम प्रेजेंट है तो वो 3D में कैसा अरेंजमेंट है उसका, मतलब कौन अप साइड में है या फिर डाउन साइड में है, फ्रंट में है या फिर बैक साइड में है ना, लेफ्ट में है या फिर राइट में है, ये उसका अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। उसके बाद उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसके पहले मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई पूछेगा तो सिंपल सा तो क्वेश्चन नहीं होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तो हम लोग बोल देंगे, जब हम लोग अगर हम लोग कहीं अभी एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ है तो हम लोग तो सिंपल से ही बोलेंगे ना कि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए। लेकिन जब हम आगे एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेंगे और किसी इंटरव्यू में अगर कोई एग्ज़ामिनर हमसे पूछ दिया है ना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है ऐसे करके, तो वहाँ पर तो हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को। ओके तो चलिए उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री को। ओके सो देखिए, जो फर्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बना के रखा है ना। ये स्ट्रक्चर जो है वो लेमनोन का स्ट्रक्चर है। ओके सो देखिए, दोनों स्ट्रक्चर देखने में क्या है, बिल्कुल सेम ही है ना, किसी भी तरह का डिफरेंस इसमें नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये जो सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया, इसको सॉलिड लाइन और इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। अब इसका मतलब क्या होता है, कौन से रिप्रेजेंटेशन में, ये सब हम लोग आगे अभी स्टडी करेंगे। ओके सो देखिए, दोनों का जो है फार्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है दोनों स्ट्रक्चर का। सिर्फ जो हाइड्रोजन का और ये ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है, एटम का और मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं 3D में है ना, 3D स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, ओरिएंटेशन को यहाँ पर डिफरेंस शो किया। ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। ओके सो ये जो है हमारा क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी हम लोग आगे क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या एस लेमिनोन है, ये क्या है, आर लेमिनोन है। तो जो ये ए और बी है, ये दोनों आपस में क्या है, ए एंड बी आर इनेंशियोमर है। अब क्यों इनेंशियोमर है ना, बोथ आर क्या है, इनेंशियोमर है। ओके सो दोनों आपस में क्या है, इनेंशियोमर है। अब इनेंशियोमर है तो ये हमें कैसे पता चला कि ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है, ये हमें किससे पता चला, स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू ही तो पता चला ना हमें। जब हम लोग यहाँ पर इसका RH नोमेनक्लेचर किए तो यहाँ पर क्या मिला हमें, एस कॉन्फ़िगरेशन मिला, यहाँ पर क्या मिला हमें, आर कॉन्फ़िगरेशन मिला हमें। और ये जो स्मेल है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है और इनका स्मेल जो है वो क्या है, दोनों का अलग अलग है।
इसमें इसका स्मेल जो है क्या है, लेमन फ्लेवर में आता है इसका स्मेल, और ये क्या है, ऑरेंज स्मेल है इसका, संतरे का फ्लेवर है ना। ये नींबू का फ्लेवर, नींबू का स्मेल आता है इसमें, इसमें क्या आता है, ऑरेंज का स्मेल आता है। तो इनेंशियोमर का प्रॉपर्टी होता है कि देखिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है इनेंशियोमर का, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है कायरल मीडियम में वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। और ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो है वो क्या होता है, कायरल होता है। ये सब हम लोग आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। मैं यहाँ आप लोग को एप्लीकेशन बता रहा हूँ, है ना। तो अब जो इसका फ्लेवर है, जो इसका स्मेल है, ये लेमन फ्लेवर या ऑरेंज फ्लेवर, ये हमें किससे पता चला, स्टीरियो केमिस्ट्री से ही तो पता चला ना हमें, है ना। उसी तरह से ये क्या हो गया, इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब ड्रग्स में, है ना। जैसे जितने भी हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं उसमें क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंस है, ओके। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में मैंने एक स्ट्रक्चर ले रखा है जिससे हम लोग बोलते हैं डोपा, है ना। ये क्या है, ये क्या है हमारा, डी डोपा है या फिर एल डोपा है। अब डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एक डिजीज़ में यूज़ करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। पार्किंसन डिजीज़ में जनरली क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या होता है, कपकपाने लगता है, या फिर मौत से बहुत ज़्यादा क्या होता है, मौत से बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, ड्रोलिंग होने लगता है, मतलब लार टपकने लगता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। अब उस पार्किंसन डिजीज़ का यूज़ क्या होता है, ये जो डोपा है इसका यूज़ हम लोग पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए ये जो डोपा ये भी क्या है, दो फॉर्म में होता है, डी फॉर्म में भी होता है और एल फॉर्म में भी होता है। तो जो एल फॉर्म में होता है, जो डी फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है ना। और ये क्या होता है, एक्टिव होता है। और एल डोपा का यूज हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, एंटी पार्किंसन में इसका यूज करते हैं, एंटी पार्किंसन एजेंट के रूप में, है ना। किसमें, पार्किंसन डिजीज में। डिजीज़ में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अब सिर्फ एल डोपा का ही पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करता है, ये हमें किससे पता चला, स्टीरियो केमिस्ट्री से पता चला, है ना। क्योंकि हमें जब हम लोगों ने डोपा का सिंथेसिस, जब जो भी साइंटिस्ट है जिसने क्या किया होगा, डोपा का सिंथेसिस किया होगा, उसे पता चला होगा कि ये क्या होता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक डी डोपा और एक एल डोपा। अब देखिए, अब जब ये डी डोपा बायोलॉजिकली इनएक्टिव है तो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे जो है पार्किंसन डिजीज़ तो ठीक होगा नहीं। पार्किंसन डिजीज़ किससे ठीक होगा, एल डोपा से ठीक होगा। तो इससे इसको देने का क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है ना। मतलब ये क्या है, ह्यूमन बॉडी में जाएगा और क्या होगा, फालतू पड़ा रहेगा, कुछ वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो इसीलिए सिर्फ क्या होगा, जो एल डोपा होगा, जो क्या होगा, एंटी पार्किंसन एजेंट के रूप में इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसका भी हमें पता किससे चला, स्टीरियो केमिस्ट्री से चला। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसका भी क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ये ड्रग है, थैलिडोमाइड ड्रग है ना। इसे आप लोग सभी जानते होंगे, या फिर आप गूगल में सर्च करना थैलिडोमाइड ट्रेजेडी करके, ओके, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इस ड्रग का उपयोग जनरली नौसिया या फिर वॉमिटिंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस ड्रग को 1957 में वेस्ट जर्मनी में लॉन्च किया था। इस ड्रग के पीछे बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, अब गूगल में सर्च करना, आपको पूरे डिटेल में वहाँ मिल जाएगा। बाकी मैं जो बेसिक बात है वो आपको बता रहा हूँ, है ना। ये ड्रग भी क्या होता है, दो फॉर्म में हमें मिलता है,
आर थैलिडोमाइड और एस थैलिडोमाइड। ओके, जब स्टार्टिंग में जब इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च किया गया तो क्या हुआ, सभी लोग इस ड्रग का क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे ना। नॉर्मल से अगर मॉर्निंग सिकनेस हो गया, नौसिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो उसमें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन थे वो इस ड्रग का यूज कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मतलब बेबी को जन्म दिया है ना, तब जो न्यू बर्न बेबी थे उनमें क्या हुआ, किसी का हैंड डिफॉर्म था, किसी का आर्म डिफॉर्म था, किसी का आई डिफॉर्म था, है ना, तो किसी का हाथ डिफॉर्म था, किसी का लेग्स डिफॉर्म था। मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें क्या हो रहा था, बहुत सारी विकृतियाँ हो रही थी। किसी का हाथ सही नहीं था, किसी का पैर सही नहीं था, तो किसी का आई सही नहीं था, है ना, साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। इस तरह से जो है न्यू बॉर्न बेबी का क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था। अब उस समय क्या लगा जर्मनी के लोगों को कि ये किसी तरह का विकृति है, ऐसा लगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो मेडिसिन उन लोगों ने प्रेगनेंसी के समय जो मेडिसिन यूज़ किया थैलिडोमाइड, उसके वजह से हो रहा था, है ना। बाद में जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि जो ये आर थैलिडोमाइड है, जिसका यूज इन लोग किस में कर रहे थे, वॉमिटिंग, नौसिया या फिर मॉर्निंग सिकनेस में कर रहे थे। ये जब लेते हैं तो बॉडी के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता था, एस थैलिडोमाइड में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। जो आर थैलिडोमाइड है वो बॉडी के अंदर जाके एस थैलिडोमाइड में कन्वर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से बच्चे में ये क्या होता, विकृति उत्पन्न हो जा रहा था, है ना। लेकिन देखा गया कि जिन प्रेग्नेंट वुमेन ने इस ड्रग का यूज़ नहीं किया था उनके बच्चे क्या थे, नॉर्मल थे, स्वस्थ थे, है ना, और अच्छे से मतलब नॉर्मल ही वो बर्न हो गए थे, है ना। मतलब किसी की तरह का उसमें विकृति या डिजीज़ नहीं था, ठीक है। उसके बाद में इस ड्रग को बैन कर दिया गया। फिर बाद में जब रिसर्च किया गया तब उनको पता चला कि ये जो ड्रग है बॉडी के अंदर जाते ही ये क्या हो रहा था, आर से एस में कन्वर्ट हो जा रहा था, जिसके वजह से जो बच्चे जन्म होते थे उनमें विकृतियाँ उत्पन्न होती थी। ओके, अब ये किस वजह से हुआ, जब इस ड्रग का टेस्ट किया गया एनिमल में, मेमल में, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, नॉर्मल जो है मेमल में इस ड्रग का टेस्ट किया, किसी भी प्रेग्नेंट एनिमल में ड्रग का टेस्ट नहीं किया था। बाद में जब उन्होंने इस ड्रग का टेस्ट प्रेग्नेंट मेमल में जब किया तब पता चला कि प्रेग्नेंट मेमल के जो बच्चे थे उनमें भी ये विकृतियाँ जो है वो क्या आ रहा था, जिसके वजह से इस ड्रग को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ओके, सो जो आर थैलिडोमाइड जो एस थैलिडोमाइड में चेंज हो जा रहा था, ये भी हमें किसकी वजह से पता चला, स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही पता चला ना, ये भी हमें। ओके, तो ये बहुत बड़ा ट्रेजिडी हुआ था, पता है, कम से कम ना 10,000 प्रेग्नेंट वुमेन थे जो इससे क्या होते इफेक्टेड हुए थे, और उन सभी के बच्चे, जिसमें से 40% जो बच्चे पैदा हुए थे वो क्या होते, इस डिजीज़ से क्या हुए थे, है ना, और सिर्फ 60% बच्चे को ही बस बचा पाए, बाकी 40% बच्चे जो है वो क्या थे, इस डिजीज़ से विकृत हो गए थे और डेथ हो गए थे। ओके, आप गूगल में सर्च करना थैलिडोमाइड डिजास्टर करके, आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट और एक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं, है ना, तो उसमें देखना आप लोग पढ़ना ग्लूकोन डी लिखा रहता है, ग्लूकोन एल क्यों नहीं लिखा रहता, है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है, डी क्यों लिखा रहता है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, 2 फॉर्म में होता है ना। ग्लूकोज जो है डी ग्लूकोज भी होता है और ग्लूकोज एल भी होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग डी ग्लूकोज का यूज़ क्यों करते हैं, एल ग्लूकोज का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, है ना। देखना ग्लूकोन डी लिखा रहता है ना, आप लोग सब लोग बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे, है ना, ड्रिंक भी करते होंगे ग्लूकोज का। ओके, तो ये जो डी ग्लूकोज है ये क्या होता है, बॉडी में किसी भी तरह का, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। मतलब इसे पी तो लोगे आप, मतलब आपको दे तो देंगे ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज डी जो है, सॉरी ग्लूकोज एल जो है वो क्या होता है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ये बॉडी में जाएगा लेकिन किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, और उसके बाद फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जो ग्लूकोज डी है ये क्या करता है, जब बॉडी के अंदर जाता है तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड होते हैं जो क्या होता है, कायरल मीडियम में प्रेजेंट होता है।
जो सिर्फ डी ग्लूकोज के साथ ही इंटरेक्शन करता है, और इसी की वजह से ग्लूकोज डी जो है क्या होता है बॉडी के अंदर रिएक्शन करता है और जो है ये हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम लोग ग्लूकोज डी का यूज़ करते हैं, ग्लूकोज एल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये फालतू पड़ा रहेगा। पीने को तो पी लोगे आप, लेकिन ये क्या होगा बॉडी में फालतू पड़ा रहेगा, कुछ वर्क नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा। उसी तरह का अगर हम लोग सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन का बात करें तो सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन में जो जिसका यूज़ करते हैं एंटी कैंसर में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें सिस्प्लेटिन जो है क्या होता है इफेक्टिव होता है, लेकिन ट्रांसप्लेटिन जो है वो इनइफेक्टिव होता है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है और फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस है ना। मतलब ड्रग इंडस्ट्री में बात करें तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत रोल है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन, किस तरह से इसे हमें एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का, है ना। राइट, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर में, है ना। और जितने भी आप लोग क्या करना, जितने भी मेडिसिन है ना उसको गूगल में सर्च करना। जैसे आइब्रूफेनॉल हो गया, उसको सर्च करना, उसके भी 2 इनएंशियोमर आपको मिलेंगे, है ना। एक R मिलेगा, एक S मिलेगा। ओके, तो दोनों का ही क्या हो, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जा रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है। और उस डिफरेंस की वजह से कितना बड़ा जो है वो ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट डाल रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो 3D स्ट्रक्चर होगा, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे 2D में स्टडी करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 3D में तो नहीं आएगा, वो तो हमें 2D ही बना के दिया रहेगा। तो जो 3D मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग 2D में कैसे अरेंजमेंट करेंगे उसको हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब कोई एटम या मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है तो उसको कैसे दिखाएंगे, अबव द प्लेन है तो उसको कैसे दिखा देंगे, अप साइड में है तो उसको कैसे दिखाएंगे, डाउन साइड में है तो उसको कैसे दिखाएंगे। मतलब जो भी 3D जो होगा उसको हम लोग 2D में रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। अब इस रिप्रेजेंटेशन की तरह के लिए हमें 4 तरह का रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो वेजडेज रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। सेकेंड हम लोग सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। थर्ड हम लोग न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। और फोर्थ हम लोग स्टडी करेंगे हावर्थ रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। ये चारों रिप्रेजेंटेशन जो 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये सब हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। ओके, डिटेल में स्टडी करेंगे ना। अभी से ये सब पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्या क्या हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो नॉमेनक्लेचर में जनरली क्या क्या पढ़ेंगे, RS नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, DL नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, है ना। ये सभी नॉमेनक्लेचर हम लोग सिसॉइड, ट्रांसॉइड, है ना, एनोमर, इपीमर, इरिथ्रो, थ्रियो, ये सभी नॉमेनक्लेचर हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड हम लोग क्या करेंगे कायरलिटी स्टडी करेंगे। मतलब कोई मॉलिक्यूल कायरल है या फिर ए कलर है वो तो किस तरह से उसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगा वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ में हम लोग स्टडी करेंगे प्रो कायरलिटी। फिफ्थ में स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे। है ना, सभी क्या इसके अंदर में स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर में जो भी टॉपिक आएगा सब टॉपिक की स्टडी करेंगे। प्रो कायरलिटी में जो भी टॉपिक आएगा सब टॉपिक की स्टडी करेंगे। कायरलिटी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएगा जैसे नॉन बोर्निंग हो गया, एडेमेंटेंट हो गया, एलिन हो गया, बाइफिनाइल सिस्टम हो गया, सभी का कायरलिटी हम लोग स्टडी करेंगे। नॉमेनक्लेचर में भी RS में जितने भी मॉलिक्यूल में RS होता है, EZ होता है ना, थ्रियो होता है, DL होता है, सभी हम लोग क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, ये भी हम लोग क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे।
ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन था और इसका एप्लीकेशन को हमें समझना था, तो आई होप आप लोगों ने वो समझ लिया होगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।